नमस्कार सभी साथियों का। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में रीट एग्ज़ाम 2021 में उन महत्वपूर्ण डाउटफुल क्वेश्चंस की सीरीज में जिसमें कौन कौन से प्रश्न हैं, उन पर आपको जो डाउट है वो अक्सर बना हुआ है, और हम साथ ही साथ उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो आपको बोनस दिलाने वाले हैं। इस वीडियो में हम 5 प्रश्न हैं जो आपको बोनस दिलाने वाले हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल आरबीएससी बोर्ड की बुक के अनुसार प्रमाणित है, और उसी के साथ साथ ये भी बात करने वाले हैं कि जो कौन कौन से प्रश्न हैं उनके दो दो उत्तर भी राइट माने जा सकते हैं। सभी प्रश्नों का एनालिसिस आज अच्छे तरीके से हम बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से इस वीडियो में प्रमाणित तौर पर बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले हमने कई डाउटफुल क्वेश्चंस के संबंध में पुराने वीडियो हमें चर्चा की है। अगर आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे हों तो ज़रूर उन वीडियो को देखना, जिससे कि आपके जो भी डाउट है, जिस प्रश्न पर डाउट है वो क्लियर हो सके। हमने काफ़ी वीडियो में काफ़ी सारे प्रश्नों पर चर्चा की है, तो आप पुरानी वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस भी साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, अपने साथियों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी इस विषय वस्तु या जो भी प्रश्न है इनका लाभ मिल सके। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज की वीडियो में वो प्रश्न हैं जो अक्सर मनोविज्ञान के विषय के संदर्भ में है, और अक्सर इन पर डाउट है। कोई जो टीचर है या कहीं भी कोचिंग संस्थान वाले टीचर हैं, उन प्रश्नों को अलग अलग उत्तर बताते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रमाणित तौर पर उनका जो आंसर है वो बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपके पास जो पहला प्रश्न आता है, ये प्रश्न है जो कि अक्सर अलग अलग उत्तर हैं इसके देखने को मिलते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं सबसे पहले कि शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। ये प्रश्न है, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल इसका 2 प्रमाण मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, एक नहीं 2 प्रमाण लेकर के आया हूँ, तो इसको देखना जरूर। पहला ऑप्शन है कि शिक्षण विधियों के सिद्धांत। अब देखिए, कहीं कहीं ये शिक्षण विधियों का सिद्धांत भी माना गया है। दूसरा ऑप्शन आता है वृद्धि और विकास का सिद्धांत, इसको भी माना गया है, और कोई इसको शिक्षण विधियों के सिद्धांत के रूप में भी मानता है। तीसरा ऑप्शन आता है शिक्षण शास्त्रीय सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन आता है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। दोस्तों, इस बात को मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि जो ये प्रश्न है बिल्कुल एज इट इज, ये कि यही प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? यूपी टेट 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट में, उस एग्ज़ाम में इस प्रश्न को पूछा गया है, और उस एग्ज़ाम में इस प्रश्न का क्या आंसर माना है वो भी मैं आज की इस वीडियो में बिल्कुल ऑथेंटिक जवाब के साथ बताने वाला हूँ। अब देखिए, यहाँ पर कोई बताता है कि यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और यूपी टेट ने इसका जो राइट आंसर है वो शिक्षण विधियों का सिद्धांत माना है। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल प्रमाण लाया हूँ कि जो यूपी टेट ने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो शिक्षण विधियों का सिद्धांत नहीं माना, बिल्कुल भी नहीं माना। यूपी टेट ने इसका जो राइट आंसर माना है वो माना है वृद्धि और विकास का सिद्धांत। वृद्धि और विकास का सिद्धांत ही माना है। मैं 2 प्रमाण लाया हूँ, आप देख लीजिएगा। देखिए, पहला प्रमाण ये है कि ये प्रश्न है वही बिल्कुल जो इस बार रीट एग्जाम 2021 में पूछा गया है, और ये यूपी टेट लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया है। ये देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। बिल्कुल एज इट इज ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत, दूसरा है शिक्षण की गतिविधियों के सिद्धांतों पर, तीसरा वृद्धि विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, और शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन माना है। सी ऑप्शन कौन सा है?
सी ऑप्शन है आपका वृद्धि और विकास का सिद्धांत। तो ये यूपी टेंट में आया हुआ है 2011 में, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी माना है, आप देख लीजिएगा। दूसरा भी एक और जो प्रमाण है मैं लेकर के आया हूँ, यहाँ पर भी यही बिल्कुल यूपी टेट लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया है, और यहाँ पर भी ये बिल्कुल वही प्रश्न है कि कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि पर आधारित सिद्धांत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी सी माना है, और सी में कौन सा है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो आई होप इस प्रश्न पर आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा कि यूपी टेट ने केवल वृद्धि और विकास के सिद्धांत को ही माना है, न कि शिक्षण विधियों के सिद्धांत को नहीं माना, केवल विकास और वृद्धि के सिद्धांत या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत को माना है। अब हम बात करते हैं आरबीएसई बोर्ड के अनुसार। तो देखिए आरबीएसई बोर्ड क्या मानती है ये आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यूपी टेट ने केवल वृद्धि और विकास का सिद्धांत ही इसका राइट आंसर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इसी प्रकार के डाउटफुल क्वेश्चन और बोनस वाले प्रश्न हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न है, इस प्रश्न पर भी हम देखते हैं। प्रश्न है कि मानव विकास आजीवन चलता है। बिल्कुल बात सही है कि मानव विकास एक आजीवन चलता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते। ये भी बात सही है कि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर दर्शाता है? तो भाई देखिए इस प्रश्न में अगर हम देखें तो इस प्रश्न में 3 सिद्धांत को दर्शा रहा है ये प्रश्न। पहला ये लाइन है, और ये लाइन तो क्या दर्शाती है कि ये सतत विकास के सिद्धांत को दर्शाती है। किसका? मानव के सतत विकास के सिद्धांत को दर्शाती है। दूसरी लाइन आती है कि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते। बिल्कुल सही है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। और तीसरी लाइन ये है कि किंतु जो सभी सामान्य बालकों में विकास क्रमशः रहता है, एक क्रमशः रहता है। तो ये लाइन है आपके समान प्रतिरूप के सिद्धांत को दर्शाती है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसका राइट आंसर कौन सा माना जाए। देखिए ये राइट आंसर कौन सा माना जाएगा ये डिपेंड करेगा आरबीएसई की बुक पर। या तो इसका राइट आंसर सतत विकास का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर सी समान प्रतिरूप का सिद्धांत, ये दोनों माने जा सकते हैं। अगर दोनों नहीं माने जा सकते तो ये प्रश्न या तो डिलीट होगा और ये आपको 1 नंबर बोनस का दिला के जाएगा। अब हम इसके प्रमाण की बात करें कि ये किस प्रकार दे रखा है। तो देखिए पहली लाइन आती है कि अब यहाँ पर देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत, और समान प्रतिमान का सिद्धांत इसमें दे रखा है ये रहा, और इसमें लाइन कही है कि किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास एक क्रम से रहता है। और ये बिल्कुल समान प्रतिमान के सिद्धांत में ये लाइन दे रखी है कि संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास एक ही क्रम से होता है। यानी कि ये लाइन यहाँ पर दर्शाती है, और ये लाइन आपके समान प्रतिमान के सिद्धांत को दर्शाती है, जो कि इसके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। दूसरी बात करें, दूसरा सिद्धांत आता है यहाँ पर सतत एवं विकास निरंतर का सिद्धांत, और इसमें बताया गया कि विकास निरंतर जारी रहता है। क्या रहता है? विकास निरंतर जारी रहता है। तो ये लाइन भी इसमें इसी क्वेश्चन में दे रखी है कि विकास एक आजीवन चलता है, यानी कि सतत चलता है। तो इसका ऑप्शन ए भी दे रखा है सतत विकास का सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर सी भी दे रखा है समान प्रतिरूप का सिद्धांत। अब ये डिपेंड आरबीएसई बोर्ड पर करता है कि कौन सा राइट आंसर इसका माना जाएगा। अगर सबसे बेटर की बात करें, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी को दी जाएगी। और अगर ऑब्जेक्शन लगता है, इस क्वेश्चंस पर विद्यार्थियों द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, तो या तो ये दोनों को भी मान लिया जा सकता है या फिर आपको बोनस भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी विवादात्मक है और इसमें भी काफ़ी डाउट है वो बना हुआ है। प्रश्न पूछ रहा है कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। साथियों मैं बता दूं कि ये सभी क्वेश्चंस पर हम एक पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हमारे कई साथी हैं वो बताते हैं कि क्या प्रमाण है आपके पास, किस प्रकार हम इसका जो राइट आंसर है वो 30:1 माने या 40:1 माने। तो मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि मैं आपके सामने ये प्रमाण लेकर के आया हूं कि कौन सा इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है। इसीलिए ये वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाई है।
तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल तथ्यों के साथ मैं बात करने वाला हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया था कि 30:1 होने वाला है। 40:1 नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो दे रखा है वो 40:1 कब होता है, जब 200 प्लस विद्यार्थी होते हैं, लेकिन इसमें जो लाइन है वो नहीं दे रखी। अब बाकी ये निर्भर करता है बोर्ड पर कि वो आंसर की मैं किसको राइट आंसर मानती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 30:1 ही होगा। मैं बताने वाला हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर ये बुक है और इसमें दे रखा है कि जो 60 तक प्रवेश तक बालकों की जो शिक्षक संख्या, यहाँ पर लिखा है कि प्रवेश किए गए बालक, और यहाँ पर लिखा है शिक्षकों की संख्या। अब यहाँ पर दे रखा है कि 60 तक बालक और 60 पर कितने अध्यापक हैं, 2। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि जो 30:1 का रेशो है, 30 अनुपात यानी कि 30 छात्र हैं उन पर 1 शिक्षक है, तो फिर 60 छात्रों पर कितने शिक्षक होंगे, 2 होंगे कि नहीं होंगे। तो इसी आधार पर इसका जो राइट आंसर है वो 30:1 माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसी लाइन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद सीटेट में पूछा हुआ है या फिर फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, मैं सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि 150 से ऊपर यानी कि 150 से ऊपर बालकों पर जो डाटा है वो अध्यापक छात्र का वो क्या रहने वाला है। तो इसमें पूछा गया था कि जो 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक कितने छात्रों के ऊपर रहेगा, शायद ऐसा ही प्रश्न था, और उसमें 150 बालकों के ऊपर माना गया था। तो ये सभी इसी क्रम के अनुसार ही माना गया था। तो आई थिंक इसका जो राइट आंसर है वो 30:1 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न भी है, विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है। देखिए विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है, ये प्रश्न भी दो आंसर इसके माने जाते हैं। इसमें बताया गया है कि जो विश्वसनीयता है वो इसकी अवधारणा पूछ रहा है, और इसमें कई अध्यापक, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बताते हैं कि प्राप्तांकों की बारंबारता भी हो सकता है इसका आंसर, और गणना की समरूपता भी हो सकता है। देखिए मैं भी यहाँ पर इसी बात को बताऊंगा कि इसका जो राइट आंसर है वो सी और डी दोनों हो सकता है, क्योंकि प्राप्तांकों की बारंबारता का जिक्र भी विश्वसनीयता के अनुसार किया गया है, और गणना की समरूपता भी इसके अनुसार इसका जिक्र किया गया है। देखिए इसमें जो बुक्स में दे रखा है वो भी मैं आपके सामने सबूत लेकर के आया हूँ। जो विश्वसनीयता है इसमें दे रखा है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ विश्वास करने योग्य अर्थात मूल्यांकन में प्राप्त परिणामों में अंतर नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है कि जो मूल्यांकन में प्राप्त परिणाम है उनमें क्या अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात एक रूपता होनी चाहिए। अब देखिए एक रूपता शब्द यहाँ पर आ गया, एक रूपता अर्थात हम समरूपता से भी ले सकते हैं कि समरूपता और एक रूपता एक ही अर्थ को दर्शाता है। तो यहाँ पर समरूपता या एक रूपता वर्ड भी आ गया। और नेक्स्ट अगर इसमें आगे जो लाइन है वो ये दर्शाती है हमें कि मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिका की जाँच बार बार करने पर भी प्राप्तांकों में अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये प्राप्तांकों में बार बार यानी कि बार बार प्राप्तांकों की जांच करने पर भी अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये दोनों ऑप्शन, इस जो डेफिनेशंस दे रखी है इसमें दोनों ऑप्शन को दर्शाती है, प्राप्तांकों की बारंबारता और गणना की समरूपता। इसी के साथ एक और इसका जो प्रूफ है, मैं इसका भी जो फोटो है मैं लेकर के आया हूँ। देखिए विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाए तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर न होकर समानता होना चाहिए, और समानता या समरूपता, यहाँ पर प्राप्तांकों की बारंबारता का जिक्र है वो नहीं किया गया है। तो आई होप ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो साथियों ये तो थे आज की इस वीडियो के डाउटफुल क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने साथियों को भी शेयर करना ताकि उनका भी डाउट है वो क्लियर हो सके। और आपके जिस भी क्वेश्चंस पर डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक होके कमेंट कर दीजिएगा। आपका जो उत्तर है वो अगली वीडियो में बिल्कुल तथ्यों के साथ दिया जाएगा। जिस भी क्वेश्चन पर आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रिंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।